अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, अपोलॉजीज, आपको 2-3 दिन वीडियो में गैप पड़ गया। और तबीयत आपको पता है ऊपर नीचे चलती रहती है। और ठीक है, तकरीबन रिकवरी हो गई है, लेकिन ये है कि अभी फुल्ली रिकवर नहीं हुआ। कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने रखी थी, लेकिन नहीं जा सका मैं, क्योंकि तबीयत ही इस काबिल नहीं है कि इतना 2 घंटे 2.5 घंटे ट्रैवल करके 2-3 ट्रेन बदल के तो जा सकूं। तो बहरहाल अजीज दोस्तों, एक श्रद्धा संस्कृति ने मैसेज किया है कि सर प्लीज़ क्विट स्मोकिंग, इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। देखें, सिगरेट छोड़े हुए कई महीने हो गए, एक यही आदत रह गई थी भाई। हालांकि आज भी सिगरेट की कमी महसूस होती है कि एक यही चीज़ थी जो मैं करता था। बाकी मैं क्या, ना शराब, ना कहीं जाते आते हैं, ना कोई क्लबिंग, ना कोई गैम्बलिंग, ना कोई चीज़ नहीं। लेकिन बहरहाल अब ये है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो बड़े दुखी दिल के साथ सिगरेट को छोड़ा था, लेकिन छोड़ दिया है। और यह है कि अब वापसी की भी इसकी उम्मीद नहीं है, इसलिए कि अब तो काफ़ी महीने हो गए छोड़े हुए, 3-4 महीने हो गए, तो सिगरेट छोड़ दी है। ठीक है। शराब, बियर शियर का ये होता है कि कभी कई महीनों में, 6 महीनों में, 4 महीने में, 10 महीने में 4 दोस्त कोई मिल जाते हैं, तो उनके साथ बैठ के 1-2 लगा ली तो लगा ली, वो भी कई कई महीने तक। तो ये है। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। अजीज़ दोस्तों, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है एजुकेशन का हिसाब, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, वैसे तो हर जगह होती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स, यहाँ लंदन में भी हैं। हमारे कई पाकिस्तानी इंडियन दोस्त हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, जिनकी फ़ीस इतनी होती है जितनी आम आदमी की यहाँ पे तनख्वाह होती है। लेकिन मैंने अक्सर उनसे पूछा कि क्या ऐसा फ़र्क है, तो कह रहे नहीं, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड का फ़र्क होता है ये वो। बहरहाल हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल में जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का। और प्राइवेट स्कूल की फिर फीसें और ये भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो एक बहुत ही बड़ा नाम है बीकन हाउस स्कूल, इसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में हैं और ये पाकिस्तान के महंगे तरीन स्कूलों में से एक हैं। उन्होंने अभी DHA फेज़ 8 में इनकी ब्रांच में 26 अप्रैल को 7वीं क्लास के बच्चों को लाइब्रेरी में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर। और उसमें बताया कि ये बरमूदा ट्रायंगल है ना, इसके नीचे अल्लाह मियां ने जहन्नम का दरवाज़ा रखा है और दज्जाल भी इसी दरवाज़े से आएगा। दज्जाल में आपको बता दूं कि ये एक इस्लामिक डॉक्ट्राइन है कि जब क़यामत आने वाली होगी ना, तो एक आदमी आएगा दज्जाल, उसकी एक आँख होगी और उसकी कुछ निशानियाँ हैं, और वो पूरी दुनिया में एक क़यामत ढा देगा और ये और वो। और अक्सर हमारे यहाँ आपको याद होगा, वो इसराइल में जब नया नया इसराइल बना था, तो एक इनका प्राइम मिनिस्टर था जिसकी एक आंख नहीं थी, तो उसको दज्जाल बोल देते थे। जब जिसकी मर्जी आई उसको दज्जाल बना के पेश कर दिया जाता है। तो दज्जाल भी उसी दरवाजे से आएगा जो बरमूदा ट्रायंगल के नीचे जहन्नम है। अब मैं ये हैरान होता हूँ कि ये पाकिस्तान के टॉप के प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन का हाल है। ये कहाँ लेके आए हैं इस सिविलाइजेशन को। ये सिंधु सिविलाइजेशन है। ये दरिया सिंध के किनारे बसने वाली जो आबादियाँ हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट सिविलाइज्ड थी हिस्ट्री में। मोइंजोदाड़ो, हड़प्पा वगैरह की जो सिविलाइजेशंस हैं, टैक्सिला, ये सब दरिया सिंध के किनारे आबाद सिविलाइजेशंस थी। और ये हिस्ट्री की सबसे
अब आज आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि दरियाए सिंध कहाँ से निकलता है, तो वो आपको कहेगा कि वो पाकिस्तान से निकलता है, पंजाब से निकलता है, कोई कहेगा कश्मीर से निकलता है, कोई कहेगा, ज़्यादातर तो ये कहेंगे कि हमारे सिंध में सखर से निकलता है। तो मैं अपने कुछ दोस्तों को दरिया सिंध की थोड़ी हिस्ट्री बता दूं कि देखें, दरियाए सिंध साउथ एशिया का सबसे लंबा दरिया है। 2000 माइल या 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये चाइना ने एक स्टेट पे कब्ज़ा किया हुआ है, तिब्बत। ये तिब्बत के पहाड़ी सिलसिले में, तिब्बत में बहुत सारे पहाड़ हैं, उसमें एक कैलाश नामी पहाड़ है जो कि किसी भी हिंदू को आप ये पूछेंगे तो उसको पता है कि कैलाश, तो ये भगवान शिव जी का पहाड़ है। और कैलाश पहाड़ी सिलसिला भी जो है उसमें भी एक पहाड़ी चोटी है कैलाश, जिस पे बड़े से बड़े पहाड़ पे जो चढ़ने वाले लोग होते हैं वो, हालांकि ये दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी नहीं है लेकिन उस पर आज तक कोई चढ़ नहीं सका। उसी पहाड़ी कैलाश के किनारे एक है झील मानसरोवर, और कहा यह जाता था कि ये झील मानसरोवर से ही दरियाए सिंध निकला है, और उससे और भी 4 दरिया निकले हैं। वहाँ से सतलज भी निकला है, वहाँ से गंगा भी निकला है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र भी निकला है, और वहाँ से सिंध भी निकला है, दरिया सिंध, जिसको सिंधु कहते हैं, इंडस रिवर कहते हैं। ये बड़े इम्पोर्टेंट दरिया हैं और ये भगवान शिव के पहाड़ कैलाश के उसमें से निकले हैं। 1811 में एक विलियम मोर क्राफ्ट ने उस इलाके में जाके बताया कि दरियाए सिंध एक्चुअली झील मानसरोवर नहीं बल्कि झील के पीछे कई छोटी छोटी नदियां हैं, उन्हीं वहाँ से शुरू होता है। और फिर 1907 में 7 हेडन एक गए थे रिसर्च करने, और उन्होंने बताया कि इससे भी 40 किलोमीटर ऊपर सेंगे कबाब के इलाके में ये नदी एक निकलती है गारतंग, और ये नदी झील मानसरोवर को पानी देती है, इसलिए दरिया सिंध का स्टार्ट गारतंग नदी है। ये मानसरोवर, झील मानसरोवर से होती हुई दरियाए लद्दाख में आके गिरती है। फिर दरियाए लद्दाख से होता हुआ कुराकोरम और फिर वादी नेब्रा से होकर सियाचिन ग्लेशियर तक जाती है। फिर वहाँ से ये 450 किलोमीटर तक पहुँच चुका होता है। इसके बाद ये बल्तिस्तान, जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है भारत का इलाका, बल्तिस्तान में दाखिल होता है, और फिर वहाँ से ये फैलता फैलता स्कर्दू शहर, शिकर, और फिर आगे हिंदू कश, और फिर गिलगित, इसमें दरिया गिलगित भी आके इसमें मिलता है। फिर नांगा पर्वत से वहाँ इसमें दरिया अस्तोर भी इसमें आके मिलता है। ये पहाड़ों से होता हुआ तरबेला के मुकाम पे पाकिस्तान में मेन इसकी एंट्रेंस होती है। तरबेला पे एक डैम बना के, बहुत बड़ा डैम बना के, इसको थोड़ा इसका रुख चेंज किया गया है। और ये पंजाब में अटक के मुकाम पे दरिया काबुल भी इसमें आके मिलता है। और फिर पोठोहारी पहाड़ी से चलता हुआ काला बाग, पंजाब का जो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान पिछले 50 साल से एक डैम बनाना चाह रहा है, वहाँ से ये पंजाब में चलता है, और वहाँ उसका पहाड़ी सफ़र ख़त्म हो जाता है और फिर ये मैदानी इलाकों में सफ़र करता है। काला बाग से आगे चल के ये इसमें करम दरिया और छोटे छोटे कोहे सुलेमान से आने वाला गोमल दरिया, दरिया सिंध में ये शामिल होता रहता है। मुजफ्फरगढ़ से आगे पंजनद मकाम आता है, जहाँ पे पंजाब के 5 दरिया झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास इसमें आके मिलते हैं। और ये फिर ये एक दरिया की सूरत में सिंध में आता है, और गुड्डू से सिंध सखर शहर के बीचों बीच से गुजरते हुए लाड़काना, मोइनजोदड़ो और सेवन की पहाड़ियों से होता हुआ हैदराबाद के पास से गुजर के कराची के पास आके छोटी छोटी कई नदियों में डिवाइड होके ये दरिया सिंध में, वो
अरबियन सी में चला जाता है। सिंध दरिया जिसको सिंधु कहते हैं, इसी से हिंदू भी निकला है, सिंध से हिंद निकला है, और इसी दरिया सिंध के किनारे मुकद्दस किताब ऋग्वेद भी लिखी गई है। और इस ऋग्वेद में इस दरिया की बहुत सारी तारीफ़ें लिखी गई हैं। ये अखंड भारत में जो दरियाओं की पूजा की जाती थी, जिसमें इस दरिया की बहुत ही ज़्यादा पूजा की जाती थी, और ये एक शेर दरिया भी था जो कि कई जगहों पे एक तूफ़ानी दरिया बन जाता है। ये तिब्बत, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ ये पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और सिंध में मिक्स हो जाता है। अजीज़ दोस्तों, ये है वो सिविलाइजेशन जो कि सिंधु दरिया की सिविलाइजेशन है, जिसको इन्होंने बेड़ा गर्क करके ये बना दी है, जो मैंने अभी आपको बेकन हाउस स्कूल का वाक़या बताया। अजीज़ दोस्तों, ये वो सिविलाइजेशन है जिससे कि पूरी दुनिया में ज्ञान बढ़ता था। आज वहाँ पे सिंध में जागीरदार, पंजाब में पंजाब फौज, बलूचिस्तान KPK में एक आलम ख़राब है। पाकिस्तानी इस सिविलाइजेशन के लोग जो कि हमेशा से सुकून में रहते थे, फ्लरिश होती थी, इनके यहाँ दौलत के अंबार होते थे, इनके कभी किसी के मोहताज नहीं होते थे। आज वहाँ इंसानियत गिर गई है बिल्कुल, और लोगों को 80% 80% इनके वेजेस कम हो गए हैं। ये वो पाकिस्तान है जो आज तबाही के शिकार हो चुका है, और इसकी तबाही में पाकिस्तान के अवाम सबसे ज़्यादा इसमें मुलव्विस हैं। देखें, मामूली सी कोई बात होती है, ब्लास्फेमी, कत्लेआम कर देते हैं, पत्थर मार के, डंडे मार मार के उसको मार देते हैं, फिर उसकी लाश को आग लगा देते हैं। मैं 50 बार सवाल कर चुका हूँ कि मदरसों में मासूम बच्चों का रेप करने वाले आज तक किसी को इन्होंने पकड़ के जलाया है, मारा है? ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। वो मैंने आपको 50 बार ये भी बताया है कि कभी कभार कोई पकड़ा भी जाता है तो उसको आज तक सज़ा नहीं हुई। देखें, ये पकड़ा गया था 2 साल पहले, ये स्कूल टीचर था और सारंग सिटी में, और बाकायदा वीडियोस थी इसकी, पकड़ी गई थी बच्चों के साथ, कई बच्चों के साथ इसने गंदा काम किया था। कई वीडियोस थी, प्रूफ थे। इसको अदालत ने बाइज्जत बरी किया और इसको फूलों के हार पहना के बाहर इस्तकबाल किया गया इसका। ये बाकायदा इसकी वीडियोस मौजूद हैं। और अजीज़ दोस्तों, जब ये छूट के आया ना, उसी दिन एक बच्चे की, मैं वो आपको वीडियो या फोटो तो टेलीग्राम पे भी नहीं दिखा सकता, उस बच्चे के साथ मदरसे के टीचर ने और कई बड़े बच्चों ने उसका बलात्कार किया, और उसकी हालत इतनी ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जो ब्लास्फेमी के नाम पे इस देश में कत्लेआम करते हैं। अजीज़ दोस्तों, एक्चुअली ये पाकिस्तान अगर ना बनता, ये भारत, अखंड भारत होता, पूरा भारत एक होता, तो आज इस इलाके की तकदीर ही बदली हुई होती। ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ इलाका है। फ़र्क देख लें आप, और यहाँ का हाल देख लें आप। अगर ये अंग्रेज़ों ने ना बनाया होता तो आज इस इलाके की तरक्की कहाँ से कहाँ होती। आज सिंध महाराष्ट्र के मुकाबले का इलाका होता। कराची एक वक्त आया था कि मुंबई से 2 हाथ आगे चलता था। ये मैं नहीं कह रहा, हकीकत है। इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान की इकोनॉमी हर लिहाज से, क्योंकि इंडिया में लीडरशिप नहीं थी।
इंडिया में एक ऐसा खानदान कब्जा करके बैठा था जिनको अंग्रेज लाए थे। और पाकिस्तान जाहिर है इंडिया का मोस्ट फर्टाइल इलाका था रिसोर्सेज के हिसाब से। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में रिसोर्सेज की भरमार थी। ये तो अंग्रेज़ों ने बनाया, और इसको भी बनाने में बंगाल और वो मुसलमान जो भारत में रहते हैं, जो इलाके भारत में हैं, उन इलाकों के मुसलमानों ने बनाया है। ये सिंधी, पंजाबी, बलोच, पख्तूनों ने नहीं बनाया। सुनिए जरा। और जो मुल्क हमसे अलग हुआ, जो धड़, ये अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, वो असल पाकिस्तान था। ये असल पाकिस्तान नहीं है जिसमें हम आज रह रहे हैं। सुन लीजिए, इस पाकिस्तान में आजादी से पहले पाकिस्तान के हिमायती बहुत कम थे, बल्कि पंजाब और सिंध के जो वडेरे लोग थे वो तो अंग्रेजों को कहते थे कि पाकिस्तान मत बनाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें तुमसे बेहतर और कोई हुक्मरान नहीं मिलेगा। तो कभी नहीं। बाकी जो दो सूबे थे वहां अंग्रेज बाकायदा मिलिट्री कैंपेन्स लड़ रहे थे, फौजी कार्रवाइयां कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने जबकि हिंदुस्तान के बकिया तमाम सूबों में और रियासतों में एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया था, जहां लोगों को वोट देके मुकामी काउंसिलें बनती थी और एक कांग्रेस पार्टी तश्कील में आ गई थी, तो वो बाकायदा एक सियासत तक उनको एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिल रहा था। हमारे इन चारों सूबों को जो मौजूदा हैं, कतई भी कोई भी सियासी एक्सपोजर नहीं नसीब हुआ था। और जो अलग हुआ वो पाकिस्तान की बुनियाद वहां रखी गई थी। मुस्लिम लीग वहां वजूद में आई 1906 में ढाका में। वो वफद जो था, जिसको शिमला डेपुटेशन कहते हैं, जो 1906 में अक्टूबर 1, 1906 में लॉर्ड मिंटो को मिलकर जिसने ये मुतालबा किया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अलग इलेक्टोरेट दिया जाए, ताकि हम माइनॉरिटी के तौर पर नहीं, हम एक कौमियत के तौर पर हमारा एक अलग तशख्खुस कबूल हो जाए, और वो मान लिया गया। तो असल जो पाकिस्तान था वजूद में आया, वो जो असल स्ट्रगल थी वो वहां आई थी। सिर्फ हमने अपनी गलतियों से, अब मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा कि हमने मशरकी पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या किया, क्यों अलग हुए, सिर्फ इतना काफी है कि वो एक सियासी क्राइसिस था, क्योंकि एक बाकायदा बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ था, उसके वर्डिक्ट को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट किसने किया कि जो मेजॉरिटी अक्सरियत वाली की पार्टी, उसको इख्तिदार नहीं दिया गया, और फौज और भुट्टो ने मिलकर एक ऐसा स्टैंड ले लिया जिसके बाद जाहिर है जो होना था वो एक अलमिया पाकिस्तान का पैदा हो गया। अजीज दोस्तों, इस देश का तबाह होना ही सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये है कि जब तक ये देश तबाह नहीं होता। अब आप देखें, एक हैं अहमदी। अहमदी अंग्रेज़ों के दौर में इंडिया में पंजाब में एक गांव है कादियान, वहाँ पे एक आदमी पैदा होता है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। वो अहमदी धर्म शुरू करता है। इस्लाम में है कि एक आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद आ गए, अब कोई नबी नहीं आएगा, आखिर में क़यामत से पहले एक इमाम मेहदी आएगा। अब अहमदियों का बिलीफ ये है कि ये इमाम मेहदी गुलाम अहमद कादियानी है, जो कि कादियान पंजाब में पैदा हुआ। एक्चुअली ये जितने फितने हैं ना इस्लाम के नाम के, ये सब अंग्रेज़ के दौर में बनाए गए। आप देख लें, आपके बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात और ये कादियानी अहमदी, ये सब अंग्रेज़ के दौर में बनाए गए थे। ये इस्लाम को एक्सट्रीम पे ले जाने के लिए, और दूसरा इसलिए भी कि अंग्रेज़ों को ये था कि हिंदू तो हमेशा से इन्वेडर्स के आगे सर झुका के बैठी रहती है, हमें असल ख़तरा इस कौम से है, इसको डिवाइड करो। इसलिए इनके अंदर ये जंगजू पैदा किए गए दो वजूहत से। एक तो अंग्रेज़ सुकून से रूल करता रहे, आपस में लड़ते रहे।
दूसरा ये हिंदुओं के लिए वायोलेंस यूज़ कर सकें, क्योंकि इसमें अब देख लें जितनी ज़्यादातर जमातें हैं, देवबंदी और ये अहले हदीस और तबलीगी जमात और जमात इस्लामी, ये सब वायोलेंट हैं। खैर, तो अहमदी बने, पंजाब से ही बने, मुसलमानों में से ही बने, नज़रियात भी वही हैं, वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सब इनके फिर अरकान हैं, वही एज इट इज़ मुसलमानों का हिसाब किताब है। थोड़ा बहुत ये आके इमाम मेहदी वाले हिसाब पे इनका इख्तलाफ होता है, फ़र्क होता है। अब आपने इनको नॉन मुस्लिम करार दे दिया। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, अहमदी अपनी मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकता, अपनी नमाज को नमाज नहीं कह सकता, हालांकि वो ऐसी ही मस्जिद होती है इनकी, ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं और नमाज में भी ये वही अल्हम्दुलिल्लाह और वही कुरान की आयतें पढ़ते हैं, इनका कुरान भी वही है, लेकिन इनको अलाउड नहीं है ये सब चीज़ें करने का। इनके कब्रस्तान अलग हैं, इनका सब कुछ अलग है। अब ये नाम भी तो इनके वही है ना, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, ग़ुलाम अहमद इसका नाम है जो बानी है। बाद में भी मिर्ज़ा ताहिर अहमद और जितने आए हैं ये सब उनके इस्लामिक नाम हैं। अब इसमें एक आदमी का नाम है, अहमदी वकील है, सैयद। अब आप ये बताएं कि उसका नाम है कि सैयद, तो अब वो क्या करेगा, अपना नाम तो नहीं चेंज कर सकता। तो ये कह रहे हैं कि इस पाकिस्तानी कानून के हिसाब से एक अहमदी का नाम सैयद नहीं हो सकता। अब सैयद का मतलब होता है कि सैयद इस्लाम में वो होता है जो प्रॉफिट मोहम्मद की नस्ल से निकला है। तो ये अब ज़रूरी तो नहीं कि प्रॉफिट मोहम्मद की नस्ल से सैयद जो निकले हैं उसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, ऐसे कोई अहमदी भी बन गया होगा। कई एथेइस्ट हो चुके होंगे, पॉसिबिलिटीज है ना, लाखों लोग हैं ना सैयद। तो ये सैयद है, इसके ऊपर केस पे केस, कई सालों से इसके ऊपर केस होते रहे हैं और अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि इस बेचारे का नाम सैयद क्यों है। तो ऐसी आप वाहियात कंट्री बन चुका है, स्टेट बन चुका है, और माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, औरतों के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मुहिम चल रही है। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसकी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिस पे मैं पूरा एक प्रोग्राम कर सकता हूँ। उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ और औरतों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। अज़ीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपको शब्बर ज़ैदी की ये छोटी सी वीडियो शेयर कर रहा हूँ। शब्बर ज़ैदी इमरान खान के टेन्योर में चेयरमैन फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू रह चुके हैं। अक्सर अपनी आउट स्पोकन होने की वजह से काफ़ी मशहूर हैं और इन्होंने कुछ बताया है कि पाकिस्तान किस तरह तबाही के रास्ते पे जा चुका है और आगे पाकिस्तान का क्या रास्ता है। रीजन में इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इवन अफ़गानिस्तान से भी पीछे चला गया है इकोनॉमिकली। सुनिए ज़रा, एंड थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। शब्बर साहब, इस टाइम पर पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है और कोई भाम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये रीजन बहुत तेज़ी से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है। आप अगर मुख्तलिफ इंडिविजुअल ममालिक को देखें, चाइना को देखें, रशिया को देखें, ईरान को देखें, स्पेशली अब सैंक्शंस ख़त्म होने के बाद इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिकली बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है या शायद पीछे की तरफ ही जा रहा है। अफगानिस्तान की करेंसी भी इस टाइम पर पाकिस्तान से बेहतर है। हम लोग इस तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी और इकोनॉमिक रीजन के अंदर, और स्पेशली ये जो साथ ही साथ रीजन की ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, इसके अंदर पाकिस्तान को कहाँ देखें या आप किधर देखते हैं? देखिए, हमें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि पिछले 75 साल जो पाकिस्तान के गुजरे हैं, ये उसमें हमने पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत बना दिया है। अगर कोई आदमी ये समझता है कि पाकिस्तान एक कामयाब रियासत है,
तो वो गलत बात कर रहा है। पाकिस्तान हर लिहाज से एक नाकाम रियासत है। ओके। इसको इस पहले हकीकत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और ये हकीकत आज पाकिस्तान के सामने बिल्कुल आया है कि पाकिस्तान किसी भी माशी, सियासी और इंटरनेशनल लेवल पर कोई एक कामयाब मुल्क नहीं है। मगर इसके साथ ये भी हमें देखना चाहिए कि 24 करोड़ 22 करोड़ की आबादी का मुल्क जो है वो इंटरनेशनल सीन से गायब नहीं हो सकता। वो एक न्यूक्लियर पावर भी है। तो मगर जो पाकिस्तान के आज के हालात हैं ये इस तरह नहीं रहेंगे, और पाकिस्तान को अपने मामलात अपने पड़ोसियों से सही करने पड़ेंगे। और पाकिस्तानियों ने जो बात मैं अब आपसे कहने जा रहा हूं, ये बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान 1988 से लेकर तकरीबन 88 ले ले, 88 से लेकर 2023 तक, बल्कि 83 से ले ले, 83 से लेकर 2023 तक सेक्टेरियन वॉर ऑफ ईरान और प्रॉक्सी सेक्टेरियन वॉर ऑफ ईरान और सऊदी अरेबिया का बैटल ग्राउंड रहा। हमने इस सेक्टेरियन वॉर को यहाँ पे पनपने दिया। हमारे पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दोनों साइड में डेवलप हुई, और हमने उनसे पैसे ले लेकर ये चीजें बनाई और अपने मुल्क को तबाह किया। अब बदकिस्मती ये है कि वो दोनों तो मिल गए और हम तबाह हो गए, और हमें उस वक्त ये सोचना चाहिए था कि हम किसी और की जंग अपनी जमीन पे क्यों लड़ रहे हैं, अगर हम लड़े। तो अब उनको तो कोई मतलब नहीं है। सऊदी अरब और ईरान जाके साथ बैठ गए, वो कराची, लाहौर, पाकिस्तान में हमने माशरे को तबाह कर दिया। यही पोजीशन हमारी उस वक्त रही जब अमेरिका और चाइना लड़ रहे थे, तो हमने अमेरिका का साथ दिया। जब अमेरिका और रशिया लड़ रहे थे, हमने अमेरिका का साथ दिया। आज हम ये समझ रहे हैं कि चाइना और इंडिया लड़ रहा है और हम चाइना का साथ देके इंडिया को खराब कर लेंगे, ये हमारी खाम ख्याली है। तो मेरा ये व्यू है कि पाकिस्तान अगले जो भी पाकिस्तान में अब गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो किसी की गवर्नमेंट हो, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को अच्छा करना उसकी मजबूरी बन जाएगा। सही। उसके पास चॉइसेस नहीं होंगी कि वो इंडिया के ताल्लुकात को खराब रखे, और पाकिस्तान को एक नई पैराडाइम के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। अगर वो उस पैराडाइम के साथ जिंदा नहीं रहा तो उसको इथियोपिया और अफगानिस्तान बनने से कोई रोक नहीं सकता।